नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। हिरोशिमा में कल रात हुई क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगा है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बाइडेन ने पीएम मोदी के कहा कि अमेरिका दौरा के दौरान उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने भी कहा कि सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, लेकिन वहां की क्षमता 20,000 लोगों की है। जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का जलवा दिखा दिया है। यकीनन इन मुलाकातों ने चीन की नींद और चैन दोनों को उड़ा दिया होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर दुनिया के ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायल नजर आए। G7 की बैठक के दौरान उस वक्त चीन को चक्कर ही आ गया होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी को ढूंढते हुए उनके पास आए और गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया। पीएम मोदी ने इस बैठक में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। यहां भी दोनों नेताओं ने गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया। इस बीच G7 देशों ने साझा बयान जारी किया और चीन का बिना नाम लिए सख्त तेवर दिखाए। चीन से कहा गया कि पारदर्शिता या सार्थक संवाद के बिना अपने परमाणु शस्त्रागार के निर्माण में तेजी लाना वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। चीन से यह भी कहा गया कि वो ताइवान की स्थिति का सम्मान करे। हालांकि चीन ने G7 के साझा बयान पर ऐतराज जताया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि चीन की दादागिरी को रोकने के लिए दुनिया की शक्तियां एकजुट हो रही हैं। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। 2019 के बाद से यह लगातार 5वीं बार है जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया है। मोदी डिप्लोमेसी की एक और तस्वीर देखिए। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से न सिर्फ मुलाकात की, ये संदेश भी दे दिया कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान के पक्ष में है। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दिया। हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 समिट के बीच क्वाड देशों की बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को 2024 में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी, यानी अगले साल क्वाड देशों की बैठक भारत में होगी। हिरोशिमा से विशाल पांडे के साथ श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। तो श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक के लिए तैयारियां जो है वो जोरों पर है। श्रीनगर में कल से G20 की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक के लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए जा चुके हैं। श्रीनगर के घंटाघर के पास NSG के कमांडो ने सैनिटाइज किया है। और श्रीनगर से जी मीडिया के संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में G20 बैठक से पहले अगर हम बात करें तो NSG कमांडोज जो है यहाँ पर फ्रिस्किंग और एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, एरिया को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं NSG के कमांडोज, जैसा कि बोला गया था कि यहाँ पर उनकी सेवाएं ली जाएंगी। उनको यहाँ श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर के पास जो है वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं। इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF भी है और इस वक्त यहाँ पर चेकिंग जो है चल रही है। आप देखिए G20 की जो ऐतिहासिक बैठक यहाँ पर होने वाली है, उससे पहले किस तरह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। और जहाँ पर भी आप देखें सुरक्षा कवच जो है उसको बहुत ही सख्त किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो वेन्यू है उसके आसपास जो डल लेक है उसमें मरीन कमांडो जो इंडियन नेवी के हैं वो जो है वहाँ पर तैनात किए गए हैं। और वहीं NSG के कमांडोज अब यहाँ लाल चौक में दिखे हैं और यहाँ पर वो फ्रिस्किंग कर रहे हैं। उन्होंने एरिया को सैनिटाइज किया और आप देखिए कैसे वो आप गाड़ी में वापस चल रहे हैं और आप दूसरे एरियाज़ को वो सैनिटाइज करेंगे। ये NSG के कमांडो
कमांडोज हैं, स्पेशल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ पर थे और लाल चौक को जो है उन्होंने स्क्रूटनाइज किया, जगह जगह देखी और अब गाड़ियों में सवार हुए। और G20 के बैठक से पहले जो श्रीनगर में एक ऐतिहासिक बैठक हो रही है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना न हो जिससे उस बैठक में कोई बाधा पड़े, इसलिए पूरे एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो श्रीनगर में देखे जा रहे हैं और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। सुरक्षा के सारे इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। अब G20 की बैठक में कश्मीर की सूरत बदल चुकी है। शाम ढलते ही पूरा शहर रंगी बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा है। स्मार्ट सिटी के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या आखिर ये बदलाव है कश्मीर में, देखना जरूरी है। देखिए। बदला श्रीनगर, बदल गया कश्मीर। जमीन पर जन्नत की नई तस्वीर। G20 के मेजबान का नया कलेवर। G20 की मेजबानी के लिए पूरा कश्मीर तैयार है। शहर की सूरत बदल चुकी है। विकास की रोशनी कोने कोने तक पहुंच चुकी है। पूरा शहर G20 के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए तैयार है। श्रीनगर शहर जो G20 बैठक की मेजबानी करने जा रहा है को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेहद विकसित कर दिया गया है। जगमगाती रोशनियों के बीच ये शहर अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एकदम तैयार है। G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। शहर के बुनियादी ढांचों में बदलाव और सुविधाओं से पूरा शहर रंग चुका है। शाम ढलते ही डल झील और सड़क किनारे खंभे रोशनी से जगमगा उठे हैं। यहाँ इस समय जो है जिस तरीके का लोगों का यहाँ भीड़ इस समय है, फैमिलीज हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, it has become a real treat to us also that people are really enjoying coming here. श्रीनगर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक पोलव्यू स्ट्रीट को पूरी तरह से बदल दिया गया है। राजबाग इलाके में लोगों के लिए पैदल मार्ग और रैंप बनाए गए हैं। अंडरग्राउंड सीवरेज, सार्वजनिक सुविधाओं के अलावा लोगों के लिए साइकिल स्टैंड भी बनाए गए हैं। यहाँ पे कश्मीर में अब काम बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे, तो जाहिर सी बात है इससे काम अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी भी कम होगी। G20 बैठक से पहले ही स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं जोर शोर से चल रही थी। अब बैठक में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। ये परियोजनाएं करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। तो आइए अब आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर पहलवानों का धरना जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का धरना करीब 29 दिनों से जारी है। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर आज रोहतक में महापंचायत होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। दिल्ली की जंतर मंतर में पहलवानों के धरने को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर आज रोहतक में महापंचायत होने वाली है। रोहतक के महम में पहलवानों की ओर से बनाई गई कमेटी के लोग और खाप पंचायत के प्रमुख के साथ समर्थक रहेंगे। ये महापंचायत रोहतक के महम में सुबह 11 बजे होगी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट में से कोई रेसलर इस महापंचायत में शामिल हो सकता है। वहीं पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को एक बार फिर बेकसूर बताया। भगवान ने मुझको जिस काम के लिए आपके बीच में भेजा था, मैं समझता था कि मेरा सब काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना से पता लगता है कि मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम और सोच रखा है। पहलवानों के धरने को 23 मई को 1 महीना पूरा होने वाला है और इस दिन पहलवान इंडिया गेट से कैंडल मार्च निकालेंगे।
तो इस आज की बैठक में क्या कुछ तय होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मध्य प्रदेश प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि भोपाल एयरपोर्ट से आज सुबह प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी है। बुजुर्गों को ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए थे। उन्होंने बुजुर्गों को प्रयागराज के लिए रवाना करते हुए कहा कि राम की कृपा से आप तीर्थों के दर्शन करेंगे और हमें और प्रदेश को आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। यह फैसला लगातार होते हादसों की वजह से लिया गया है, जिसकी जांच चल रही है। वायुसेना ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपने बेड़े में शामिल सभी फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 की उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया है। 8 मई को राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने के बाद MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट हनुमानगढ़ में क्रैश हो गया था। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई थी। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे की जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और हादसे की वजहों का पता नहीं चल जाता, तब तक MiG-21 के बेड़े को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। पिछले 5 दशकों में MiG-21 के अलग अलग वेरिएंट को वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में इस वक्त MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन हैं और वर्ष 2025 की शुरुआत में इन सभी स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से करीब 50 MiG-21 एयरक्राफ्ट सर्विस में। MiG-21 के हादसों की दर दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा है, जो कि वायुसेना के लिए चिंता का विषय है। तो दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर जारी केंद्र सरकार के अध्यादेश पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी इस फैसले को सही कदम बता रही है। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश से तिलमिलाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को तमाचा मारा है। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते कि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। केजरीवाल ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि मैच हारने वाले ने नियम बदल दिए, लेकिन बीजेपी पर इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर ये असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में अपील क्यों नहीं कर देते। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यादेश का विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छिपा सके। उनकी सिर्फ एकमात्र चिंता है कि जो लोग हमारे भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं किस प्रकार से उनको डराया जाए, धमकाया जाए और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए इनको ट्रांसफर पोस्टिंग में परेशान किया जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली को लेकर अध्यादेश जारी किया क्योंकि संविधान पीठ के फैसले से कई विसंगतियां पैदा हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन हुआ है।
अध्यादेश के बाद केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि दुनिया के कई बड़े शहरों और राजधानियों में केंद्र के पास विशेष शक्तियां हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र के फैसले पर कुछ भी कहे, लेकिन इतना फिलहाल के लिए तय हो गया है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के बॉस एलजी ही होंगे और कोई नहीं। तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कांग्रेस के 5 गारंटी वादों पर मुहर लगा दी है। पहली कैबिनेट बैठक में सिद्धारमैया ने 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश जारी किया और राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता को दिया हुआ वादा भी पूरा किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शपथ लेने के साथ ही एक्शन मोड में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें 5 गारंटी यानी वायदे को पूरा करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों के चुनाव जीतने पर सभी घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 3000 रुपए, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए हर महीने 1500 रुपए और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वायदा किया था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताने के लिए कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद किया। I am proud that the first cabinet meeting has already approved the immediate implementation of our 5 guarantees. The Congress Party remains committed to the prosperity, peace and progress of Karnataka. सरकार देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से हर राज्य को जोड़ना टारगेट है। उन्होंने बताया कि जल्द ही देहरादून के लिए भी वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही तेज़ी से वंदे भारत का प्रोडक्शन रैंप अप हुआ है और बहुत खुशी की बात है, जून महीने के अंदर अंदर पूरे भारत में करीब करीब हर राज्य को वंदे भारत से कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद में हर एक राज्य के अंदर डिमांड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से और ज़्यादा सर्विसेज वंदे भारत, प्रधानमंत्री जी ने कोने कोने को, देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ने का संकल्प दिया है। तो सर, आपने कहा कि 400 का टारगेट है, 200 का टेंडर हमने जारी कर दिया ऑलरेडी। 400 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करीब करीब चालू हो गया है। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। पहली खबर रूस से है। रूस का दावा है कि उसने बखमुस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के सैनिकों ने भीषण और लंबी जंग के बाद बखमुस शहर पर कब्जा कर लिया। वैगनर ग्रुप रूस की तरफ से लड़ रहा है। हालांकि रूसी सेना के इस दावे को यूक्रेन ने खारिज कर दिया है और कहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है। हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। बखमुत में साल भर से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जारी बवाल के बीच इमरान खान के एक लीक ऑडियो क्लिप ने तहलका मचा दिया है। इस ऑडियो में वो एक अमेरिकी महिला सांसद से मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो लीक में इमरान खान की जुबान को लेकर भी सवाल उठे हैं। पाकिस्तान की सियासत में शुरू हुआ ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बयानों की चक्की में पाकिस्तान की जनता पिस रही है। पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के बाद से ही इमरान खुद को बचाने के लिए तरह तरह के नाटक भी कर रहे हैं, लेकिन ताज़ा विवाद इमरान खान की जुबान को लेकर है। दरअसल पाकिस्तान की अवाम के नाम संबोधन के दौरान इमरान खान भड़क गए। उन्होंने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इसी दौरान इमरान के भाषण के वक्त बिजली कट गई और इमरान के मुंह से गाली निकल गई। इमरान खान की जुबान फिसली या वो कुछ और कहना चाहते थे, इस पर सफाई तो वो खुद ही दे सकते हैं। इमरान खान से जुड़ा ये विवाद अभी शुरू ही हुआ था कि उनका एक और ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। इमरान खान अमेरिकी महिला सांसद के सामने गिड़गिड़ाते सुने जा सकते हैं। We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here.
इमरान खान इस लीक ऑडियो में अमेरिकी सांसद से उनका समर्थन करने की अपील भी कर रहे हैं। We would appreciate here because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में उनके समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना ने पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई की। लगभग 3 दिनों तक चले विरोध और प्रदर्शन के दौरान पूरे पाकिस्तान में सार्वजनिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के आरोप इमरान खान पर लगे। इमरान के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब नए ऑडियो लीक को लेकर इमरान खान चौतरफा घिर गए हैं। हालांकि अपने शब्दों को लेकर इमरान खान पहली बार नहीं घिरे हैं। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान से खबर आई थी कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते एक बड़े नेता के साथ बदतमीजी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज आईपीओ की जल्द लिस्टिंग और म्यूचुअल फंड के गड़बड़ियों को लेकर एक नए नियमों का प्रस्ताव किया है। क्या है ये प्रस्ताव और इसका क्या मतलब है, समझते हैं ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश सर, सबसे पहले तो बताइए कि आईपीओ की टाइमलाइन घटाने के प्रस्ताव में क्या कुछ खास है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों के इशू की लिस्टिंग के लिए मियाद घटाने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत कंपनियां इशू बंद होने के 3 दिन बाद लिस्ट करा सकेंगी। अभी जो ये मियाद है वो इशू बंद होने के 6 दिन बाद की है। इसके पीछे सेबी का ये कहना है कि जब से यूपीआई टेक्नोलॉजी आई है और दूसरे टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से इस टाइमलाइन को घटाया जा सकता है और इसके लिए जो सारे सिस्टम हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे वो एनपीसीआई हो, चाहे एक्सचेंज हो या बाकी दूसरे जो हैं, वो सभी के सभी लोग तैयार हैं और इसको बाकायदा चेक कर लिया गया है। अब जब ये मियाद घटेगी तो इसमें कई सारे जो टाइमलाइन हैं उनमें भी बदलाव होगा। अभी जो है यह है कि इशू जिस दिन बंद हो रहा होता है उस दिन शाम को 5 बजे तक रिटेल निवेशक अपनी अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन अब जब नई व्यवस्था जिसका प्रस्ताव किया गया है उसमें अगर कोई फिजिकल अर्जी दे रहा होगा तो वो केवल दोपहर 1 बजे तक अपनी अर्जी लगा पाएगा, जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहा होगा तो शाम को 4 बजे तक अपनी अर्जी लगा पाएगा। लेकिन अगर किसी के पास ऑनलाइन असबा की सुविधा का लाभ ले रहा है, साथ ही उसके पास 3-in-1 वाले अकाउंट हैं, तो वो शाम को 5 बजे तक अपनी अर्जी लगा सकेंगे। अब अलॉटमेंट और दूसरी चीज़ें किस तरह से होंगी ये भी समझना ज़रूरी है। इशू बंद होने के बाद अगले दिन शाम को 6 बजे तक शेयरों का अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिला है या नहीं मिला है। अगर इसके बाद अगर आपको शेयर नहीं मिला है तो इशू के बंद होने के 2 दिन बाद शाम 4 बजे तक आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, या आपका पैसा अगर ब्लॉक हुआ है तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल, तो ब्रजेश जी ये तो बात आईपीओ की हो गई, लेकिन अब मैं कुछ एक और सवाल जो है वो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड में गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या प्रस्ताव रखा गया है? जी हाँ, दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव है म्यूचुअल फंड्स को लेकर है। उसमें म्यूचुअल फंड्स में जो गड़बड़ियाँ हाल के दिनों में दिखी हैं, खासतौर पर फ्रंट रनिंग की या दूसरे किस्म की जो गड़बड़ियाँ दिखी हैं, उसके बाद सेबी ने ये फैसला लिया, ये प्रस्ताव किया है कि यहाँ गड़बड़ियों को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है या वहाँ की व्यवस्था में निगरानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का बाकायदा लिखित प्रारूप होना चाहिए। यानी अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, ये सारा सब कुछ लिखित में पॉलिसी के तौर पर उस म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाने का मतलब, इसके पीछे मकसद एक ये भी है कि अभी अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए बना हुआ है, ये जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके लिए बना हुआ है। तो सेबी इसके दायरे में म्यूचुअल फंड्स को भी लाना चाहता है। खासतौर पर हाल के बरसों में अगर देखें जिस तरह की घटनाएं हुई हैं फ्रंट रनिंग को लेकर, उसकी वजह से ये व्यवस्था लाई जा रही है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बने
सारी निगरानी हो, इसका जिम्मा एमडी, सीईओ, कंप्लायंस ऑफिसर और जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं म्यूचुअल फंड के, उनके ऊपर होगा। अगर नहीं होता है, इस तरह की व्यवस्था नहीं बनती है, तो इसके लिए टॉप मैनेजमेंट जो है वो जिम्मेदार होगा। इसमें यह कहा गया है, निगरानी के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ कही गई है कि गड़बड़ी पर नज़र रखने के लिए आप लोगों की लाइफस्टाइल भी चेक करें, ईमेल चैट के रिकॉर्ड देखें, सीसीटीवी फुटेज से भी निगरानी की जानी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो एक्सचेंज से जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसकी जानकारी भी मंगा करके देखी जाए। बिल्कुल, तो इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।